हेलो दोस्तों, मैं संतोष कुमार शर्मा फिर आपके बीच एक बार कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर। कल जैसा कि आप जानते हैं, कांग्रेस के संदर्भ में पहला मेरे वीडियो आपने देखा और उस संदर्भ में हमने पढ़ा था कांग्रेस पार्टी की स्थापना। कांग्रेस पार्टी की स्थापना का मूल कारण क्या था, लॉर्ड डफरिन ने किसके सुझाव पे कांग्रेस पार्टी की स्थापना का प्रस्ताव रखा और कैसे ईओ ह्यूम जो इसे शिमला का संत कहते हैं और जो विश्व का पहला आईसीएस अधिकारी था, कैसे 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना करता है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए कल हमने देखा था कांग्रेस पार्टी का प्रारंभिक नाम क्या है, फिर हमने देखा था कांग्रेस के प्रमुख बिंदुओं को 1885 से लेकर 89 तक। आज जो है हम उसके आगे बढ़ेंगे और जैसा कि कल हमने कहा था पूरा कांग्रेस पार्टी का अधिवेशन यहीं पे मैं तैयार कराऊंगा, तो आपके बीच में मैं दूसरा वीडियो लेके आया हूं और इस वीडियो के माध्यम से सारे सवाल आपके होंगे। बस ध्यान से वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अधिक से अधिक जो है शेयर कीजिए, ताकि जो है ये जो है अन्य बच्चों को यह जो ज्ञान है, जो 20 साल का मेरा तजुर्बा है, जो 20 साल की मेरी तैयारी है, आधे घंटे या 1 घंटे के अंदर उन ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मिले जो अच्छी पुस्तकों का लाभ नहीं उठा पाते हैं और जिनको बेहतर कंटेंट नहीं मिलता है और जो हमेशा परेशान रहते हैं कांग्रेस के अधिवेशन को लेकर। तो आज हम कड़ी प्रारंभ करते हैं उसके आगे, तो ध्यान दीजिएगा। अगला जो है 1900 सीरीज प्रारंभ हुई और देखिए कैसे हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। अब क्या हुआ 1900 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे। अब जो कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1900 ईस्वी में हुआ और ये जो है 1901 अगर इसको हम कहें 1901 ईस्वी में ये अधिवेशन कोलकाता शहर में हुआ और 1901 में जब कोलकाता शहर में हुआ तो इसके देखिए कितने आयाम है और खुद जो है प्रश्न कहता है कि मैं परीक्षा में आऊंगा और क्यों आऊंगा, यहीं पर आप देखेंगे। 1901 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन पुनः कोलकाता शहर में हुआ और ध्यान इस बात का रखिएगा प्यारे बच्चों, ये जो कोलकाता शहर है, कोलकाता शहर में कांग्रेस पार्टी का सबसे अधिक अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए एक बहुत ही बड़े पारसी थे, उनका नाम था दीनसा इवाचा। और ये जो दीनसा इवाचा थे राष्ट्रीय आंदोलन में उन्होंने बहुत सारा कार्य किया। और ध्यान दीजिएगा, जैसा कि आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी के संस्थापक ईओ ह्यूम हैं और ईओ ह्यूम की मृत्यु के बाद यही दीनसा वाचा ने कांग्रेस पार्टी को एक नए कलेवर के रूप में प्रस्तुत किया। यही मूल कारण है कि दीनसा वाचा को कांग्रेस का दूसरा जनक कहते हैं, यानी सेकेंड फादर ऑफ कांग्रेस पार्टी। इनको गौरव मिला, यानी इसको दूसरा जो है कांग्रेस पार्टी का जनक या पिता कहते हैं। और ये आंदोलन क्यों खास है, ध्यान से समझिएगा। और कैसे लड़का यहाँ पे फ्लैट हो जाता है एग्जाम में। जैसा कि आप जानते हैं महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे। जब दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी गए थे तो उसी के दौरान 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए और 1915 ईस्वी में 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी का भारत में आगमन हुआ। और यहाँ पर सवाल बच्चा गलत कैसे कर देता है, क्योंकि महात्मा गांधी इस समय जो है दक्षिण अफ्रीका में थे तो कैसे इस कांग्रेस में भाग ले लेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए सवाल क्या कह रहा है, 1901 में जो कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता शहर में हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस के मंच पर या कांग्रेस यू कर लीजिए कि अधिवेशन में सम्मिलित हुए। यानी महात्मा गांधी इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार सम्मिलित हुए, पहली बार महात्मा गांधी ने भाग लिया और इसी संदर्भ से यह जो अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और दूसरा, दीनसा वाचा को कांग्रेस पार्टी का दूसरा जनक या दूसरा पिता कहते हैं। फिर आगे हम देखेंगे कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1905 में। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1905 ईस्वी में वाराणसी शहर में हुआ, यानी वाराणसी शहर में हुआ। और जब ये वाराणसी शहर में हुआ तो यह 2 चीजों के लिए महत्वपूर्ण है जहां से परीक्षा में सवाल बनते हैं। यानी 1905 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन वाराणसी शहर में हुआ और जी वाराणसी शहर में हुआ तो इसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला गोपाल कृष्ण गोखले को। अब जब गोपाल कृष्ण गोखले को इसका अध्यक्ष बनाया गया तो देखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने कांग्रेस के मन से किस चीज की मांग की। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसी बनारस या वाराणसी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के मंच से स्वदेशी आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया। और जैसा कि जानते हैं
बंगाल विभाजन के परिणाम स्वरूप बंगाल विभाजन की जैसे लॉर्ड कर्जन ने घोषणा की, बंगाल विभाजन के विरोध में भारत में उपजा स्वदेशी आंदोलन था, जिसका विरोध में चलाया गया। और स्वदेशी आंदोलन को इन्होंने कांग्रेस के मन से अपना समर्थन दे दिया। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, यह जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, यह महात्मा गांधी के, यह जो थे महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। यानी महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। लेकिन यह भी सवाल बनता है कि गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु जो है गोविंद रानाडे थे। यानी ये जो गोविंद रानाडे थे, यह जो है गोपाल कृष्ण के राजनीतिक गुरु थे। और गोविंद रानाडे को पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। और इन्हें महाराष्ट्र का जो है सुकरात या सॉक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र के नाम से हम लोग जानते हैं। तो कितने बिंदुओं को आपने देखा, यानी 1901 में जो कोलकाता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, इसी अधिवेशन में महात्मा गांधी ने पहली बार कांग्रेस में सम्मिलित हुए और जिसकी अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला दीनसा इवाचा को। और दीनसा इवाचा ने अपने तरीके से कांग्रेस पार्टी को संवारा और निखारा, इसीलिए इनको कांग्रेस पार्टी का दूसरा जनक कहते हैं। 1905 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन वाराणसी शहर में हुआ, जिसके अध्यक्ष बने गोपाल कृष्ण गोखले। और इसी के मन से गोपाल कृष्ण गोखले ने स्वदेशी आंदोलन को अपना समर्थन दिया। और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु हैं। और गोपाल कृष्ण गोखले के राजनीतिक गुरु का नाम एमजी रानडे है, महादेव गोविंद रानडे, और जिन्हें पश्चिमी भारत का पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। और बाद में इन्होंने दक्कन सोसाइटी की स्थापना की और इन्हें पश्चिमी भारत में यानी महाराष्ट्र राज्य का सुकरात या सॉक्रेटिस ऑफ महाराष्ट्र के नाम से जानते हैं। आगे की कड़ी को देखते हुए हम लोग देखते हुए अगला अधिवेशन देखते हैं और सबसे महत्वपूर्ण और कई पक्ष को हम लोग उद्घाटित करेंगे। बस बोर्ड पे ध्यान से आप लोग बने रहिएगा। 1906 बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है और कई संदर्भ को हम लोग देखेंगे। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता शहर में पुनः हुआ। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कोलकाता शहर में हुआ। और जब ये कोलकाता शहर में हुआ तो इसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी। और कल हमने देखा था ये जो दादा भाई नौरोजी हैं, जिन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं, और इसी शख्स ने कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस नाम दिया। और ये पारसी संप्रदाय के थे, अंग्रेजी के अध्यापक थे। अब जो है दादा भाई नौरोजी 1906 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, कांग्रेस के मन से पहली बार दादा भाई नौरोजी यानी दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के मन से पहली बार स्वराज की मांग की। यानी स्वराज की मांग दादा भाई नौरोजी ने पहली बार कांग्रेस के मन से की। लेकिन यहाँ पर कई संदर्भ को हम लोग देखेंगे। आपने नाम सुना होगा दयानंद सरस्वती। और ये जो दयानंद सरस्वती थे, दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर किंग के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने 1875 ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की। ध्यान से समझिएगा, अगर क्वेश्चन कहेगा या प्रश्न में आएगा कि स्वराज शब्द की मांग कांग्रेस के मन से या कांग्रेस पार्टी के पहली बार कौन किया, दादा भाई नौरोजी। अगर कहेगा पहली बार किस व्यक्ति ने पूरे भारत में स्वराज शब्द की मांग किया, स्वराज शब्दावली का प्रयोग किया, तो वह है दयानंद सरस्वती। और ये जो दयानंद सरस्वती हैं बाद में आगे अब देखेंगे, इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन चलाया। आर्य समाज की स्थापना की, शुद्धि आंदोलन चलाया। और अजमेर में जो है जोधपुर की एक तवायफ थी नन्ही जान, उसी ने इनको जहर दिया, जिसके कारण इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्होंने ही नारा दिया था रिटर्न टुवर्ड्स वेदा, वेदों की तरफ लौटो। यानी पहली बार भारत में स्वराज शब्द का इस्तेमाल दयानंद सरस्वती ने किया, लेकिन कांग्रेस के मन से इसको मांग किया दादा भाई नौरोजी ने। आगे हम लोग देखेंगे 1907 बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगला अधिवेशन, केवल हम लोग महत्वपूर्ण अधिवेशन को कर रहे हैं और महत्वपूर्ण अधिवेशन जो परीक्षा का बिंदु बनेंगे। कांग्रेस का अगला अधिवेशन 1907 ईस्वी को हुआ और यह अधिवेशन हुआ आपके सूरत शहर में। यह अधिवेशन आपके सूरत शहर में हुआ और जैसा कि जानते हैं ये जो सूरत शहर है ये जो है ताप्ती नदी के किनारे स्थित है। यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित है और 1907 में सूरत में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष, ध्यान से एक एक पक्ष को समझिएगा, ये जो सूरत में इसका अधिवेशन हुआ जिसके अध्यक्ष जो है रास बिहारी घोष बने। यानी रास बिहारी घोष को अध्यक्षता करने का सौभाग्य मिला। और ये जो रास बिहारी घोष थे, ये कांग्रेस के बहुत ही बड़े नेता थे। अब देखिए 1907 में हुआ क्या कंडीशन डेवलप होती है और क्या मूल कारण था। 1907 ईस्वी में पहली बार कांग्रेस पार्टी का बंटवारा हुआ और ये दो भागों में टूट गई। एक का नाम गरम दल और एक का नाम नरम दल है। यानी पहली बार यहीं पर कांग्रेस पार्टी में विभाजन हुआ गरम दल और नरम दल के रूप में। और यह अधिवेशन हुआ तो 1907 में सूरत शहर में, जिसके अध्यक्ष बने थे रास बिहारी बोस।
अब अगला खंड हम लोग देखेंगे। अगले खंड में हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे, समझिएगा ध्यान से। अगले खंड को हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। अगला जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, और दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, क्योंकि एक खंड मैं जानबूझकर छोड़ा, क्योंकि परीक्षा में साथ में ही पढ़ाना चाहता हूं। यहां पर 1896 ईस्वी, समझिएगा ध्यान से, 1896 ईस्वी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहीं पर महत्वपूर्ण एक बिंदु है 1911। 1911 को, इनको दोनों को एक साथ देखने का मूल मकसद है कि यहां से परीक्षा में सवाल आएंगे, इसलिए इस बिंदु को मैंने छोड़ा था। 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन पुनः होगा कोलकाता शहर में, और जब कोलकाता शहर में होगा तो इसका अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिलेगा रहमतुल्लाह सयानी को। और ये जो रहमतुल्लाह सयानी है, ये जो रहमतुल्लाह सयानी, यहाँ से कई प्रकार के परीक्षा में सवाल आते हैं, और सभी सवाल को हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और मैंने आपसे क्या कहा था, कांग्रेस पार्टी का पहला मुस्लिम अध्यक्ष हुआ था बदरुद्दीन तैयब जी, यानी बदरुद्दीन तैयब जी कांग्रेस पार्टी का पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, जबकि दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष का नाम रहमतुल्लाह सयानी है। और रहमतुल्लाह सयानी 1896 में कांग्रेस का जब अधिवेशन कोलकाता में, तो इसके अध्यक्ष बने थे। और इन्हीं की अगुवाई में 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया। यहीं पर पहली बार वंदे मातरम गाया गया। और जैसा कि आप जानते हैं, वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। उन्होंने पहली बार इसको आनंद मठ एक उनका उपन्यास है, और इसी उपन्यास में पहली बार प्रकाशित करवाया था। तो सवाल क्या पूछेगा, एकदम बिल्कुल सीधा पूछेगा, वंदे मातरम किस कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया, 1896। और दूसरा मुस्लिम अध्यक्ष कौन बना कांग्रेस पार्टी का, रहमतुल्लाह सयानी। अगला है 1911 है, और 1911 में कांग्रेस का अधिवेशन पुनः कोलकाता शहर में हुआ, और जिसके अध्यक्ष बने पंडित बिशन नारायण धर। ये जो पंडित बिशन नारायण धर थे, पंडित बिशन नारायण धर जो है प्रतापगढ़ के रहने वाले थे, और ये जो कोलकाता पहुंचे थे, और पंडित बिशन नारायण धर ने इसकी अध्यक्षता किया। और सबसे महत्वपूर्ण क्या, जो बार बार परीक्षा में आता है, किस एग्जाम में, इसी कांग्रेस के मन से सरला टैगोर नाम की एक लड़की ने, इसी कांग्रेस के मन से अधिवेशन में सरला टैगोर नाम की एक छोटी सी लड़की थी, तकरीबन इसकी उम्र 17 साल थी, और सरला टैगोर ने कांग्रेस के मन से पहली बार जनगण मन, यानी जनगण मन गाया। और इसी को हम कह सकते हैं, या राष्ट्रीय गान कांग्रेस के मन से पहली बार इसी लड़की ने गाया। ये जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय गान मूल लिखा गया है बांग्ला भाषा में, और जैसा कि जानते हैं, इसके रचयिता जो है रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर इसके रचयिता हैं। इन्होंने इसको मूल रूप में बांग्ला भाषा में लिखा, बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया, और उसका नाम रखा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो ध्यान दीजिएगा, सवाल परीक्षा में कैसे आएंगे। पहले सीधा सवाल देखिए, सिंपल कितने तरीके से पूछेगा। पहली बार राष्ट्रीय गान या जनगण मनगण कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया, 1911। कहां हुआ था, कोलकाता में। इस गीत को कांग्रेस के मन से किस लड़की ने गाया, सरला टैगोर ने। और यह गीत जो राष्ट्रीय गान था, इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। और मूल रूप से इन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा, जबकि अंग्रेजी में इसका इन्होंने ही अनुवाद किया, और उसको नाम रखा द मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो दो अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण जो परीक्षा के दृष्टिकोण से, 1896 में वंदे मातरम, और 1911 में राष्ट्रीय गान गाया गया। अब अगला कड़ी को जोड़ते हुए हम लोग पहुंचेंगे 1911 से। 1911 के बाद हम लोग सीधे पहुंचेंगे उसी पक्ष को ध्यान देंगे जो परीक्षा में बार बार आता है। और 1911 के बाद हम लोग देखेंगे 1917, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यहां पर 3 खंड में इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। 1917 में हम देखेंगे कांग्रेस का अधिवेशन, यहीं पर देखेंगे 1924, यहीं पर देखेंगे 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन, और यहीं पर हम लोग देखेंगे 1925 में कांग्रेस का अधिवेशन। और तीनों ही अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टिकोण से, और ध्यान दीजिएगा। 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन पुनः कोलकाता शहर में हुआ, और जिसकी अध्यक्ष बनी एनी बेसेंट बनी। और एनी बेसेंट के बारे में कुछ समझिए। यह जो एनी बेसेंट थी, यह रहने वाली थी आयरलैंड की। 1893 ईस्वी में इनका भारत में आगमन हुआ, और प्रथम धार्मिक संसद का आयोजन जो शिकागो शहर में हुआ, उसमें इस महिला ने भाग लिया था। 1893 में इनका आगमन भारत में होता है, और भारत में आके बनारस के राजा से
जिनका नाम दयाल सिंह था, उनसे कुछ जमीन लेती हैं और यहाँ पर CHS यानी काशी सेंट्रल स्कूल की स्थापना करती हैं। और इन्हीं बेसेंट ने भारत के लिए बहुत सारा कार्य किया है। और इन्हीं बेसेंट ने आगे 1916 में होम रूलिंग आंदोलन चलाया। 1916 में इन्होंने होम रूलिंग आंदोलन प्रारंभ किया बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर, और इसी बात पर प्रसन्न होकर कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, उनको 1917 में कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बन गया। और देखिए गौरव क्या इनके हाथ लगा, यह जो है कांग्रेस पार्टी की पहली महिला अध्यक्ष बन गई। ध्यान दीजिएगा, 1924 में कांग्रेस का अधिवेशन कर्नाटक शहर में हुआ, और ये कर्नाटक राज्य में हुआ। और कर्नाटक राज्य में एक जगह बेलगांव है, और इसी बेलगांव में जो है इसका जलसा हुआ, यह अधिवेशन हुआ। और समझिए पूरे इतिहास का 1924 बहुत ही महत्वपूर्ण क्यों है कि महात्मा गांधी अपने पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने, और वह है 1924 बेलगांव अधिवेशन। और उसकी अध्यक्ष बने आपके जो है महात्मा गांधी इसके अध्यक्ष बने, और अपने जीवन में केवल कांग्रेस का एक बार अध्यक्ष बने, और वह है 1924। 1925 क्यों महत्वपूर्ण है अभी आप समझेंगे। 1925 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन कानपुर शहर में हुआ, और जब कानपुर शहर में हुआ तो इसकी अध्यक्ष बनी आपकी सरोजिनी नायडू। इसकी अध्यक्ष जो है सरोजिनी नायडू बनी, और सरोजिनी नायडू के नाम देखिए खिताब क्या है, कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला होने का सौभाग्य सरोजिनी नायडू को मिला। तो देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट। महात्मा गांधी कांग्रेस पार्टी के कुल कितनी बार अध्यक्ष बने, एक बार 1924 में कर्नाटक के बेलगांव अधिवेशन में, और कांग्रेस पार्टी की पहली भारतीय महिला होने का सौभाग्य मिला सरोजिनी नायडू को, जिसको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से भी हम जानते हैं, और जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। और यह जो है संविधान सभा में इनको स्वर कोकिला के लोगों ने उपाधि दिया, और इन्होंने क्या किया था, यानी एक गीत के माध्यम से संविधान सभा को संबोधित किया था, और वह महिला सरोजिनी नायडू है। और जैसा कि जानते हैं सरोजिनी नायडू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी के साथ SS राजपूताना नामक जहाज में बैठकर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेती। और यही नहीं, सभी ने अवगा आंदोलन के दौरान मुंबई के धरासना में जब नमक कारखाना पे इन्होंने धरना प्रदर्शन दिया था, और बहुत इनके साथ बर्बरता का व्यवहार किया गया था, और उसी के बाद जो है इनका बहुत बड़ा योगदान है इस संदर्भ में। अब 1925 के बाद हम सीधे पहुंचेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण अधिवेशन है, और वह ऐतिहासिक अधिवेशन 1929 का। और देखिए सवाल क्यों बनेगा, और लड़के क्यों गलत करते हैं। लड़का के दिमाग में बार बार एक बात आती है कि त्रिपुरी अधिवेशन में पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुआ, इसलिए महात्मा गांधी ने अपना उम्मीदवार लड़ाया, लेकिन वह सरासर गलत है। और यहीं पर आप देखेंगे कि कैसे क्या हुआ। 1929 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो है ऐतिहासिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। और ये जो लाहौर शहर है यह रावी नदी के किनारे बसा है, और रावी जो है सिंधु की सहायक नदी है। अब क्या हुआ, पहली बार इसी लाहौर अधिवेशन में अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुआ, यानी कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की होड़ में 3 कैंडिडेट आपस में लड़ गए, और पहली बार हुआ कि यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष को बनने के लिए चुनाव हुआ, और महात्मा गांधी एक उम्मीदवार खड़ा हुए। यहीं पर सरदार पटेल चुनाव के मैदान में आ गए, और तीसरे आ गए पंडित नेहरू, और 3 उम्मीदवार ने कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर पहली बार चुनाव लड़ा। महात्मा गांधी को कुल 9 मत मिले, जबकि सरदार पटेल को कुल मतों की संख्या 6 थी, जबकि नेहरू को कुल 3 मत मिले। लेकिन कमोबेश या होना क्या चाहिए था, महात्मा गांधी को सबसे अधिक वोट मिला, तो इस अधिवेशन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को होना चाहिए था। लेकिन महात्मा गांधी ने अपना स्वास्थ्य गिरने का हवाला देते हुए यह जिम्मेदारी पंडित नेहरू को दी, और लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया। अब जो है पंडित नेहरू जो है इसके अध्यक्ष बन गए, और बहुत ही ऐतिहासिक भाषण दिया, और इसी अधिवेशन में कांग्रेस के मंच से नेहरू ने जो है पूर्ण स्वराज की मांग की। तो अभी मैं आपका रिवाइजन कराता हूं, समझिएगा। कांग्रेस के मन से स्वराज की मांग पहली बार दादा भाई नौरोजी ने किया, लेकिन पूर्ण स्वराज की मांग पंडित नेहरू ने किया। 1929 में लाहौर में अधिवेशन हुआ था, और यह जो है रावी नदी के किनारे स्थित है, और पहली बार यहीं पर अध्यक्ष को लेकर चुनाव हुआ था। और जैसा कि लोग जानते हैं त्रिपुरा में हुआ था, जो गलत है, वहां पर दूसरी बार वहां पर चुनाव हुआ। 1929 के बाद महात्मा गांधी के जीवन में एक भूचाल आता है, और पूरे राजनीति को कैसे जो है हावी नहीं होने देते हैं। तो समझिए,
यहां पर 1931 में कांग्रेस पार्टी का कराची में अधिवेशन हुआ। कराची में अधिवेशन हुआ, लेकिन कराची के अधिवेशन को समझने से पहले कुछ मूलभूत चीजों को समझेंगे तभी यह समझ में आएगा। जैसा कि जानते हैं मार्च 1931 में क्या हुआ, भारत के तीन क्रांतिकारी भगत सिंह और वहीं पर थे राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। इसी संदर्भ में 1931 में ही गांधी इरविन समझौता हुआ, और ऐसा माना जाता है कि जब गांधी इरविन समझौता हुआ महात्मा गांधी और गवर्नर जनरल लॉर्ड इरविन के बीच में, अगर महात्मा गांधी चाहे होते तो इरविन के समक्ष इनके फांसी की सजा को रुकवा सकते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने हिंसात्मक बंदियों को रिहा करने की मांग न की और इनको फांसी की सजा हो गई। यहीं पे गांधी इरविन समझौता हुआ और इसी के बीच में दिसंबर में कराची का अधिवेशन होता है और इस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। यह अध्यक्ष बने और तब हुआ क्या, इसी कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी जी भी पहुंचे भाग लेने के लिए। तब तक हुआ क्या, इन तीन जो है क्रांतिकारी शहीदों को फांसी की सजा सुना दी गई थी और जो युवा वर्ग था भारत का वह महात्मा गांधी से नाराज था। तो कराची अधिवेशन में नवयुवकों ने महात्मा गांधी को पहली बार काले झंडे दिखाए, और जब काले झंडे महात्मा गांधी को इसी अधिवेशन दिखाया गया तो महात्मा गांधी ने नवयुवकों को पलटवार करते हुए कहा, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इसका मतलब ये हुआ तुम गांधी का विरोध करो, तुम गांधी की हत्या कर दो, लेकिन गांधी के द्वारा स्थापित सत्याग्रह अहिंसा का जो आंदोलन है, जो सिद्धांत है, उनके द्वारा जो स्थापित सिद्धांत है, उस सिद्धांत को आप नहीं मार पाएंगे, इसलिए इसको गांधीवादी तंत्र कहते हैं। यानी इसी में उन्होंने नारा दिया, गांधी को तुम मार सकते हो लेकिन गांधीवाद को नहीं, और यह प्रसिद्ध नारा दिया था। कराची अधिवेशन में पहली बार महात्मा गांधी ने कराची अधिवेशन में ही पहली बार मूल अधिकार के संदर्भ में पहली बार यहीं पर मसौदा तैयार किया गया। तो देखिए कितने बिंदुओं से महत्वपूर्ण दोनों अधिवेशन है। पहली बार कांग्रेस कराची अधिवेशन में महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए, जिसका पलटवार करते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, गांधी मर सकता है, गांधीवाद नहीं। इसी सम्मेलन में इसी अधिवेशन में पहली बार मूल अधिकार का मसौदा तैयार किया गया और इसके अध्यक्ष बने सरदार पटेल। आगे दो अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण, और यहीं पे जो है अधिवेशन समाप्त हो जाएगा आपकी परीक्षा का। अब हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे दो संदर्भ। आपने नाम सुना होगा सुभाष चंद्र बोस का, और ये जो सुभाष चंद्र बोस थे स्नातक की परीक्षा पास करने के बाद इंग्लैंड गए और 4 महीने की तैयारी में 2 सब्जेक्ट लिए, हिस्ट्री और फिलॉसफी, और 4 महीने की तैयारी में पूरे विश्व में चौथा रैंक लाए आईसीएस की परीक्षा में। तो यहाँ पर देखेंगे 1938 क्यों महत्वपूर्ण है, अभी चर्चा का विषय होगा, यहीं पर हम लोग पढ़ेंगे 1939। अगला समझिएगा, 1938 में कांग्रेस का अगला अधिवेशन हुआ गुजरात के हरिपुरा में, यानी गुजरात राज्य के हरिपुरा में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और जिसके अध्यक्ष बनने का सौभाग्य मिला सुभाष चंद्र बोस को, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस बने। और क्यों ये फेमस है, इसी कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार झंडा गीत गाया गया, यहीं पर पहली बार झंडा गीत गाया गया, अर्थात विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। और इस झंडा गीत के रचयिता श्यामलाल गुप्ता हैं, और ये जो श्यामलाल गुप्ता हैं, आप कभी इलाहाबाद से कानपुर शहर में जाएंगे तो बीच में एक फतेहपुर स्टेशन है, वहीं के निवासी श्यामलाल गुप्ता हैं। यानी परीक्षा में सवाल फिर रिवाइज करते हैं। पहली बार 1896 ईस्वी में कांग्रेस के मंच से वंदे मातरम गाया गया, 1911 में कांग्रेस के मंच से राष्ट्रीय गान गाया गया, और 1938 में कांग्रेस के अधिवेशन से झंडा गीत या विजय विश्व तिरंगा प्यारा गाया गया, जिसके रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं और इसके अध्यक्ष बने सुभाष चंद्र बोस। और अगला अधिवेशन 1938 में मध्य प्रदेश राज्य में, 1938 में जो मध्य प्रदेश राज्य है, मध्य प्रदेश राज्य में एक जगह है त्रिपुरी, मध्य प्रदेश एक राज्य जगह है त्रिपुरा, इसीलिए इसको त्रिपुरी अधिवेशन भी कहते हैं। और यहां पर क्या हुआ, कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर यहां पर भी 2 उम्मीदवार खड़े हो गए, यहां पर भी 2 उम्मीदवार खड़े हो गए। एक तरफ सुभाष चंद्र बोस थे, तो दूसरी तरफ गांधी के शिष्य पट्टाभी सीतारमैया थे। और इस साल पेट में यहीं से बहुत ही शानदार सवाल आया था, ध्यान से समझिएगा।
अब जो है 1939 में कांग्रेस का अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में हुआ और त्रिपुरी में 2 कैंडिडेट खड़े हो गए, इसलिए यहां पे संकट गहरा गया, इसलिए इसको त्रिपुरी संकट कहते हैं। सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार बने और महात्मा गांधी के शिष्य पट्टाभी सीतारामैया को आशीर्वाद मिला महात्मा गांधी का, और सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया, इस अध्यक्ष के चुनाव में बुरी तरीके से पट्टाभी सीतारामैया को पराजित कर दिया, जिस पर महात्मा गांधी ने वक्तव्य देते हुए कहा था, यह जो है मेरी व्यक्तिगत हार है। महात्मा गांधी को बहुत दुख हुआ, उन्होंने कहा कि पट्टाभी सीतारामैया की हार मेरी व्यक्तिगत हार है। इस बात से क्षुब्ध हुए सुभाष चंद्र बोस और त्रिपुरी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन से सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, और जब इस्तीफा दे दिए तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अगला अध्यक्ष बना दिया गया। यहां से यही सवाल बनते हैं, तो समझिएगा, सुभाष चंद्र बोस 2 बार कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने और 1 बार जो पट्टाभी सीतारामैया को हराए त्रिपुरी अधिवेशन में, और जब ये पराजित कर दिए तो महात्मा गांधी ने कहा यह पट्टाभी सीतारामैया की हार नहीं बल्कि मेरी व्यक्तिगत हार है, और फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी का अगला अधिवेशन बनाया गया, अध्यक्ष बनाया गया। अब लास्ट में समापन करते हुए अगला समझिएगा ध्यान से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। 40 से लेकर 46 यानी 1940 से लेकर 46 लगातार 6 साल तक सबसे लंबे कार्यकाल तक कांग्रेस के अध्यक्ष थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये जो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे सबसे लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, यानी 40 के बाद यही थे, 1942 में यही थे, 43 में थे और 46 तक थे, और इनके नाम खिताब क्या है, यह कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष बने, यह कांग्रेस पार्टी के सबसे युवा अध्यक्ष थे। अगला कर्ण समझिएगा, कांग्रेस पार्टी का एक बहुत ही बड़ा नाम बाल गंगाधर तिलक चित्पावन ब्राह्मण थे, और बाल गंगाधर तिलक को क्रांतिकारियों का जनक कहते हैं, और बहुत ही राष्ट्रवादी थे, पाश्चात्य शिक्षा के बहुत ही ज्ञानी थे, बहुत ही बड़ा विद्वान थे, और उन्होंने क्या किया, पूरा का पूरा राष्ट्रीय आंदोलन के लिए जमीन तैयार किया, और राजनीति में महात्मा गांधी के अग्रगामी थे। जो नीतियां, जो आंदोलन महात्मा गांधी ने सोचा उसकी आधारशिला इसी बाल गंगाधर तिलक ने रखा था। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ, बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े नेता थे और बहुत राष्ट्रीय आंदोलन पर अपना पूरा झोंक दिया ध्यान, लेकिन दुर्भाग्य था कि कांग्रेस पार्टी के एक बार भी अध्यक्ष बनने का सौभाग्य नसीब नहीं हुआ, इसलिए उनको कहते हैं भारत का बेताज बादशाह। और स्वतंत्रता के समय कांग्रेस का अधिवेशन मेरठ में हुआ और जेबी कृपलानी को अध्यक्ष बनाया गया। अब ध्यान दीजिएगा, हमने जो है एक एक कड़ियां जड़ते हुए सारे सवाल को पढ़ा, महत्वपूर्ण पक्षों को देखा, कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, कौन किया, किसके शासनकाल में, पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन, चौथा अधिवेशन, पांचवा अधिवेशन, किस अधिवेशन में वंदे मातरम, कहां पर जो है जनगण मन, कहां पर जो है झंडा गीत, और कौन सबसे लंबा अध्यक्ष था, सबसे युवा कौन था। फिर हमने देखा सुभाष चंद्र बाबू को कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष थे और त्रिपुरी में गांधी के उम्मीदवार को ही हरा दिया। लेकिन देखिए नेताओं का क्या तरीका था। सुभाष चंद्र बोस राजनीति में महात्मा गांधी के सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन थे। सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को बिल्कुल राजनीतिक दुश्मन थे, यह भी इनको स्वीकार नहीं करते थे, ये उग्र परंपरा के थे और ये जो है ये बहुत ही उदारवादी थे। समझिएगा, हर तरफ सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गतिरोध चल रहा था महात्मा गांधी से, लेकिन देखिए इनका वैचारिक मतभेद था लेकिन दोनों का आपस में इज्जत था। और सुभाष चंद्र बोस ने ही जब वो जर्मनी में गए और हिटलर से मिले और उनसे अपना रेडियो लॉन्चिंग पैड लिया, तो उसी रेडियो से बोलते हुए देखिए क्या शब्द कहा, और हमको इन्हें कुछ सीखना चाहिए। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, हे राष्ट्रपिता मुझको आशीर्वाद दीजिए, यानी सुभाष चंद्र बोस सबसे बड़े वैचारिक दुश्मन को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हैं और ये भी नहीं चूकते हैं एक कदम। और महात्मा गांधी सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं राष्ट्रीय भक्त की उपाधि देते हैं। तो प्यारे बच्चों, कमेंट में लिखिएगा जो भी कमियां होंगी, जो भी आपको लगता होगा स्पीड को लेकर या कंटेंट को लेकर, उसके बारे में बताइएगा ताकि हम लोग सुधार कर सकें। हम लोग बहुत काबिल नहीं हैं, लेकिन इतना काबिल है कि हम लोग आपको काबिल बना देंगे। और बहुत सारे यूट्यूब चैनल आपने देखा होगा कांग्रेस के अधिवेशन पे, लेकिन हमारा जो तरीका है या जो कंटेंट है एक अलग तरीके से मैंने कांग्रेस के अधिवेशन को आपके सामने प्रस्तुत किया, और इसके लिए दिल से धन्यवाद हमारे जीत सर को है। जीत सर जो घोर परिश्रम करते हुए सुबह से रात तक अपना कोचिंग पढ़ाते हुए आके 4 घंटा क्लासरूम में यहाँ पे अपना आपके लिए वीडियो बनाते हैं। इसलिए बनाते हैं ताकि सभी दूर दराज के ग्रामीण अंचल में बैठे बच्चे इसका लाभ उठा सकें और उसको सब्सक्राइब करें। A1 के जैसे हो जाएगा, लाइव सर
वीडियो जारी करेंगे जैसा कि उन्होंने मुझसे वादा किया, और दिन रात कठिन परिश्रम करने के बाद आपके सामने सब फैकल्टी से निवेदन करके वीडियो बनवाने का प्रयास करते हैं ताकि अधिक से अधिक आपको इसका लाभ मिल सके। तो इसके लिए सबसे अधिक धन्यवाद हमारे जी सर को, और वह धन्यवाद का मूल्य क्या होगा, केवल आपका एक जो है शेयर, एक लाइक और एक सब्सक्राइब, यही अगर कर देंगे तो उनकी जो है आत्मा बहुत ही प्रसन्न होगी और अलग अंदाज में और वो बनाने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे, एक बार मैं पुनः आपसे कहूंगा, कृपया इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि हमारे अंदर एनर्जी मिले और हमारे अंदर ऊर्जा का संचार हो, ताकि हम अधिक से अधिक अच्छे रूप में इस वीडियो को अपने सामने प्रस्तुत करें। और इसी के साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पूरा कांग्रेस का अधिवेशन दोनों वीडियो मिला के नोट्स बनाइए, पढ़िए और जाके फिर पेपर सॉल्व कीजिए। पेपर जाइए और खरीदिए और देखिए कांग्रेस का अगर अधिवेशन आया है तो सारे सवाल आपके सॉल्व होंगे और सारे पक्ष को हम लोग देखेंगे। एक आध बिंदु जो छूट गए, जैसे लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, अब मजुमदार इसके अध्यक्ष बने और गरम दल और नरम दल का यहीं पर मिलन हो गया। और यही नहीं, यहीं पर मिंटो और कांग्रेस पार्टी, यानी जो मुस्लिम लीग था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस पार्टी में आपस में समझौता हुआ था, इसलिए लखनऊ समझौते को मुस्लिम लीग और कांग्रेस का समझौता भी कहते हैं, इसको लखनऊ समझौता के भी नाम देते हैं। तो कुछ बिंदु पढ़ाने में छूट गए जिसको हम आगे बताने का प्रयास करेंगे, लेकिन अच्छे तरीके से पढ़िएगा और मेरा विश्वास है यह आपको वीडियो समझ में आया होगा, कांग्रेस की स्थापना समझ में आई होगी, कांग्रेस का उदय समझ में आया होगा, कांग्रेस का प्रारंभिक नाम समझ में आएगा। और जब जब प्यारे बच्चों आपको भूलेगा, वीडियो बना के देखिएगा, फिर कमेंट बॉक्स में जाइए और लिखिए जो भी आपको समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हम लोग निदान करेंगे। लेकिन आपके पास हम लोगों ने अधिकार दिया है तो आपका भी कुछ कर्तव्य है। हम लोगों ने आपको अधिकार दिया है कि पढ़िए, लिखिए या शेयर कीजिए, तो आपका कर्तव्य है कि कम से कम हमारे चैनल के प्रति ईमानदारी बरतें और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको पुनः प्राप्त किया हो सके। जैसा कि कल मैंने वादा किया था कि पूरा का पूरा अधिवेशन में बनाऊंगा, तो आप आज के बीच मौजूद हो। फिर मिलते हैं कल। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।